हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने इस कंप्लीट कर लिया था ये। उसके बाद मैं आपको इस डायग्राम का जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में क्या है कि देखिए ये हमारी दो किडनी है। किडनी से जो ये दो ट्यूब्स बाहर निकली होती हैं इनको हम कहते हैं यूरेटर, मूत्र वाहिनी। ये जो किडनीज की ये जो ट्यूब्स हैं ये जिस स्ट्रक्चर में आके खुलती हैं इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। ये एक बॉल से बंद रहता है, यहाँ एक वॉल होती है जिससे ये बंद रहता है, जिससे हमारा मूत्र इसमें भरा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आगे एक लंबी ट्यूब में बदल जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। इसके जो पहले 2 पार्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो तीसरा पार्ट है ये हमारी बॉडी के बाहर होता है और इसी को हम पेनिस या कॉक बोलते हैं। ठीक है, इस क्योंकि ये एक संवेदनशील या फिर सेंसिटिव स्ट्रक्चर है तो इसी की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ स्किन का क्या पाया जाता है, स्किन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसको सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे इस टेस्टिस हैं, विडसन है, इनसे एक ट्यूब निकली हुई होती है जिसको हम वासा बोलते हैं। ये ट्यूब ये जो यूरेटर है इस पे इस प्रकार से कुंडलित होती है, इसके चारों तरफ घूमी हुई होती है और फिर ऐसे इस प्रकार से इससे यूरेथ्रा के फर्स्ट पहले भाग में क्या आ जाती है, खुल जाती है, पहले भाग में खुल जाती है। और इसमें यहाँ पर ये 2 थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, जो हमारा स्पर्म बनता है, जो हमारे शुक्राणु बनते हैं वो इस सेमिनल वेसिकल में आके कलेक्ट होते हैं। इसमें एक फ्लूइड बनता है, वो जो फ्लूइड अपने हमारे शुक्राणुओं को भोजन या फिर पोषण प्रदान करता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारी प्रोटेस्टेट ग्लैंड होती है। ये जो प्रोटेस्टेट ग्लैंड है ये क्या करती है, जब हमारा स्पर्म बनता है स्पर्म का 70% भाग तो कहाँ पे बनता है, सेमिनल वेसिकल में, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद 30% भाग इस वाले से मिल के प्रोटेस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड द्रव्य बनता है। ये दोनों मिल जाते हैं तो ये हमारे वीर्य का या हमारे सीमेन का क्या 100% पार्ट बनाते हैं। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय हमारा जो सीमेन होता है वो ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये यहाँ पर आपको एक पेयर दिख रहा होगा किसका, ये काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है, ये हमारी जो वीर्य है, हमारा जो सीमेन है उसमें क्या है कि ये क्षारीयता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, क्षारीयता, बेसिसिटी लाती है। क्या लाती है, एल्कलिनिटी। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, जब गर्भनिरोध होता है, जब मैन में जब गर्भनिरोध करते हैं तो इसकी जो वसा है इसको यहाँ से काट दिया जाता है दोनों साइड से और इनको ऐसे बांध कर दिया जाता है जिससे स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, ये हमने हमारा अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो थी हमारा टेस्टिस का मेन पार्ट। हमारा जो टेस्टिस है वो कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने क्या बता दिया था आपको, हमारा टेस्टिस कैसा होता है। तो ये हमारा टेस्टिस है, ये हमारा टेस्टिस है। ये एक टेस्टिस मैंने बनाया है। टेस्टिस में क्या होता है, ये जो ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स पाई जाती हैं और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब। क्या कहते हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब। इसमें फ्लूइड भरा होता है, इनमें ऐसे अंदर से फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड में क्या करता है कि फ्लूइड में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल्स इस फ्लूइड में पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं लैडिक सेल। कौन सी सेल, लैडिक सेल। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब है, सेमनीफेरस ट्यूब जो है ये मैंने आपको यहाँ बना के बताई थी। ये 2 प्रकार की सेल से बनी होती है, स्मॉल सेल, लार्ज सेल। जो स्मॉल सेल है इनको हम जर्म सेल या फिर मातृकोशिका कहते हैं। इनमें हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। हमारे स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, इन छोटी वाली स्मॉल जर्म सेल्स में। और जो लार्ज सेल है इनको हम कहते हैं साइटोलिज सेल। और ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, हमारे स्पर्म को। किसको, हमारे स्पर्म को ये। और इसके बाद ये जो आपको कुंडलित, ये जो कुंडलित नलिका दिख रही है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में हमारा जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। उसमें 1-2 दिन के लिए यहाँ से बनने के बाद 1-2 दिन इसमें रुकता है। इसमें रुकने के बाद वसा के द्वारा ये हमारे कहाँ आ जाता है, इस सेमिनल वेसिकल में आ जाता है। ये हमने इतना पढ़ लिया था। आज हम जो नया चैप्टर, जो हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा और हमारे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं आपको क्या है कि थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा जो यूटेरस है, जो महिला में जो क्या है, अब आप मुझे बताइए, देखिए ये मैंने क्या बनाया है, ये ओवेरी है। ये क्या है, ये ओवेरी है। ये क्या है, ये अंडाशय है। क्या है, ये अंडाशय है। इनके ऊपर इस प्रकार से एक नलिका पाई जाती है। इस प्रकार से इनके ऊपर एक नलिका पाई जाती है। इस प्रकार से, ठीक है। ये जो नलिका है, ये इस प्रकार से 3 लेयर से जुड़ी होती है। ये एक लेयर है, उसके बाद इसके ऊपर ये दूसरी लेयर है, और उसके बाद ये इसके ऊपर तीसरी लेयर है। अब हम इनका नाम देते थे। यही सेम प्रक्रिया नीचे भी होती है। एक बार इसको पूरा बना देता हूँ मैं। क्या है कि ये इस प्रकार से होती है। ये क्या है, इस प्रकार से होती है। और यहाँ पे ये यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कर्विक्स। क्या बोलते हैं, कर्विक्स। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये एक्चुअली क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। क्या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ कि इसके नाम क्या है। देखिए, जो यूटेरस की जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की जो लेयर है,
गर्भाशय की जो लेयर है, यूटेरस की लेयर, इनको हम बोलते हैं मेट्रियम। ये जो यूटेरस की लेयर है ना, इनको हम बोलते हैं मेट्रियम। क्या? मेट्रियम। क्या बोलते हैं? मेट्रियम। अब मेट्रियम, अब चूंकि देखिए, अब जो ये सबसे अंदर वाली है ना, तो ये सबसे अंदर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। कौन सी मेट्रियम? एंडोमेट्रियम। ये जो बीच की है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और जो ये लास्ट वाली है, सॉरी, ये जो बीच की है ना, ये बीच वाली, ये मायोमेट्रियम है। ये लास्ट वाली है पेरीमेट्रियम, और ये बीच वाली है, ये बीच वाली है मायोमेट्रियम। कौन सी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। ये सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती हैं? यूट्रस बनाती हैं। ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती हैं? यूट्रस या फिर गर्भाशय बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गर्भाशय बनाती है। गर्भाशय को एक और जो हिंदी में जो नाम है, वो हिंदी में हम इसको नाम देते हैं, वो नाम है इसका, क्या नाम है इसका? वो नाम है इसका बच्चादानी। कौन सी? बच्चादानी। अब देखिए होता क्या है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इतना इतना से जो बाहर निकला हुआ, इसको हम बोलते हैं कर्विक्स। क्या बोलते हैं? कर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? कर्विक्स। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवेरी, और इसी का नाम है अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। और इस जो कर्विक्स है, इसको हम कहते हैं बच्चेदानी का मुंह। बच्चेदानी का मुंह, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको इस वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है ओविडक्ट। क्या? ओविडक्ट। लेकिन ओविडक्ट जो इसका नाम है, ये बिल्कुल ही फेमस नहीं है। क्या नहीं है? इसका ओविडक्ट वाला नाम बिल्कुल ही फेमस नहीं है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका, ठीक है। अब और ये जो मैंने नीचे वाला पार्ट बनाया, ये है वेजाइना। वेजाइना, ये क्या है? वेजाइना। इसी को हम बोलते हैं योनि। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन टेक्निकल नेम वेजाइना या फिर योनि बोलते हैं। अब होता क्या है, ये देखिए, जनरली हमारी जो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, तो ओवेरी में क्या होता है, इसमें अंडा होता है। इसमें क्या बनता है? इसमें क्या बनता है? अंडा। इसमें अंडा बनता है। अब ये अंडा कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, और किस प्रकार से बनता है, ये मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अब आप इसको यहाँ देखिए, प्रत्येक वुमेन में क्या होता है, प्रत्येक वुमेन में एक चक्र चलता है, जिसको हम बोलते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल। इसी को हिंदी में बोलते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र। ये देखिए, हर महीने कितने दिन के लिए चलता है? 28 दिन। ये 28 डेज चलती है हर महीने में, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो फीमेल की जो वेजाइना है, उसमें से क्या है कि
ब्लड निकलता है। क्या? ब्लड निकलता है। क्या होता है? ब्लड निकलता है। अब देखिए जिस दिन से, अब हम ये कैसे, अब आपको समझ वो आ रहा होगा कि हम ये कैसे माने कि ये आज का पहला दिन है और ये आज का 28 दिन है, और हम ये कैसे निर्धारण करते हैं। देखिए जिस दिन से ब्लड निकलता है, जिस दिन से ब्लड निकलना शुरू होता है उसको हम पहला दिन कहते हैं। पहला दिन कब कहते हैं? पहला दिन कब कहते हैं? जिस दिन से ब्लड निकलना शुरू होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होती है ना, उस दिन से हम कहते हैं ब्लीडिंग, या फिर इसको हम पहला दिन कहते हैं। पहला दिन और ये 28वां दिन, ये कितने दिन तक चलती है? 28वें दिन तक। अब ये ब्लीडिंग है क्या? ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मली 3 से 8 दिन तक निकलती है। कितने दिन तक निकलती है? 3 से 8 दिन तक। होता क्या है कि मतलब ये पहले 1, 2, 3 दिन निकलेगी, मतलब आज निकली, कल निकली और परसों निकलेगी। या फिर ये 1, 2, 3, 4 दिन निकलेगी। या फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 दिन निकलेगी। या फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन निकलेगी। या फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन निकलेगी। या फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दिन निकलेगी। जनरली होता क्या है कि जब फीमेल में मासिक चक्र आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जिस दिन पहली ब्लीडिंग होती है उसी दिन को हम पहला दिन मान लेते हैं। कौन सा दिन मान लेते हैं? पहला दिन। अब फर्स्ट दिन में होता क्या है कि मान लो आज ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो ब्लीडिंग मासिक चक्र में कम से कम 3 दिन, कितने? कम से कम तो 3 दिन निकलनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन। अगर 3 दिन से कम निकल रही है और 8 दिन से ज़्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 1 से 3 दिन तक ब्लीडिंग निकलती है, या फिर 3 से 8 दिन के बीच में ब्लीडिंग निकलती है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इतना होता है। अगर आपको इनसे कम या ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ब्लीडिंग 28 दिन तक निकलती है। 28 दिन तक जब निकलती है तो इसका जो 14 मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग होगी 3 से 8 दिन तक। 3 से 8 दिन तक ब्लीडिंग होगी, और उसके बाद ये ब्लीडिंग क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आगे आएगी कि हमारे अंदर ब्लीडिंग क्यों होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ध्यान दीजिए। ब्लीडिंग 3 से 8 दिन निकलेगी। इसमें जो अंडा बनेगा, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो अंडा बनेगा वो बनता है 14वें दिन। कौन से दिन? ये बनता है 14वें दिन। क्या बनेगा? अंडा बनेगा। देखिए फीमेल में आप मुझे ये बताइए, एक अंडा बनेगा या 2 अंडे बनेंगे, या फिर कितने? अब देखिए हमारे अंदर जो स्पर्म बनता है वो तो लाखों की संख्या में बनता है। क्या फीमेल में भी अंडा लाखों में बनते हैं, या 1 बनते हैं, या 2 बनते हैं, या कैसे बनते हैं, ये बताइए आप मुझे। देखिए होता क्या है जनरली, जो फीमेल में जो अंडा बनता है ना वो एक ही बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओवेरी 2 है तो एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, तो 2 अंडे हो गए। नहीं, या तो अंडा इसमें बनेगा या अंडा इसमें बनेगा, लेकिन अंडा बनेगा सिर्फ एक। क्या बताया मैंने? या तो अंडा इसमें बनेगा या इसमें बनेगा, लेकिन अंडा बनेगा सिर्फ एक ही। 2 अंडे, 2 अंडे नहीं बनेंगे, ठीक है। अंडा हमेशा एक ही बनेगा, या ये बनेगा या यहाँ बनेगा एक। और मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि अंडा आपकी कौन सी में बने, लेफ्ट या राइट में से किसी भी एक में बन सकता है। मोस्ट चांस होते हैं कि राइट में बने। क्या चांस होता है? राइट में बने। तो अब होता क्या है कि जब 14वां दिन आता है तो अंडा बनता है। अंडा जैसे ही बनता है, बनने के तुरंत बाद कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडा बनने के तुरंत बाद कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये अंडा है और ये अंडा कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये अंडा यहाँ से तुरंत जैसे ही बनेगा तुरंत यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा।
फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद जो ये होता है कि अगर उसने इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट किया है तो यहाँ से क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा। स्पर्म जाएगा तो वो ऐसे इस प्रकार से यहाँ आएगा, यहाँ ये अंडा इससे मिल जाएगा और जायगोट बन जाएगा। वो आगे की क्रिया वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। ये जो अंडा होता है, इसका लाइफ टाइम होता है 2 दिन का। क्या होता है, इसका लाइफ टाइम होता है 2 दिन का। मतलब ये अंडा बनने के बाद सिर्फ 2 दिन जीवित रहेगा। कितने दिन जीवित रहेगा? 2 दिन। अगर 2 दिन तक इसको स्पर्म मिल गया तो ये बच्चा बना लेगा। अगर नहीं मिला तो फिर ये मर जाएगा और मर के कहाँ मिल जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही अंडा बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आया, ये स्पर्म के लिए वेट नहीं करेगा सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन तक स्पर्म मिला तो ठीक, वरना ये मर के बाहर चला जाएगा। ठीक है। अब मान लो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से समय सेक्स करने से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के या फिर मासिक चक्र के कौन से समय सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाती है, एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, देखिए जो अंडा बना, ये बना 14वें दिन, 14वें दिन बना। तो मान ली किसी महिला ने सेक्स किया 2 दिन पहले, मतलब 13 और 12 या फिर 12वें दिन सेक्स किया। 12वें दिन सेक्स किया सो हमारे यहाँ से स्पर्म गया। स्पर्म हमारे अंदर जाके कितने दिन तक, हमारे स्पर्म की लाइफ टाइम क्या होती है? 75 दिन। तो 75 दिन हमारा स्पर्म वो तो जीवित रह सकता है 75 दिन तक। अब मान लो कि इसने यहाँ से सेक्स किया, किसी बंदे ने मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो ये जो अंडा है ये 14वें दिन बन जाएगा। अब 12वें दिन अगर सेक्स किया तो हमारा ये जो स्पर्म है ये तो वेट कर लेगा अंडे का वेट कर लेगा। तो ये 14वें दिन बना, ये जैसे 14वें दिन बना तो ये आ गया तो इसका मतलब है कि अब बच्चा बन जाएगा। ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। ठीक है। या फिर आप मान लीजिए कि चलो मैं कहता हूँ कि चलो आप सेक्स करो, आप 14वें दिन से 2 दिन बाद सेक्स करो, 2 दिन बाद सेक्स करो। अगर आप 14वें दिन से 2 दिन बाद सेक्स करोगे, मान लो आज 14 दिन पूरे हो गए, आज अंडा बना, कल को फिर आज अंडा बना और फिर ये कल और परसों तक जीवित रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। लेकिन और परसों आप अगर सेक्स करते हैं तो हमारे स्पर्म की लाइफ टाइम क्या है, 75 दिन। वो अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर अंडा बनेगा 14वें दिन पे, वो फिर उसके साथ। तो अब हमारे जो सवाल है ये रहता है कि हम कब सेक्स करें, कौन से समय में सेक्स करें कि हमारे जिससे कि बच्चा ना हो। उसका जो जवाब है वो है अंडे से, मतलब 14वें दिन से 2 दिन पहले और 14वें दिन से 2 दिन बाद। क्या हो, 14वें दिन से 2 दिन पहले या फिर 14वें दिन से 2 दिन बाद सेक्स नहीं करना चाहिए अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर मान लो हमारी जब वेजाइना में जब हमारा स्पर्म जाता है तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो सिर्फ 2 दिन होती है। एक्चुअली 1.5 दिन होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो 2 दिन होती है, 2 दिन तक वेट कर लेती है। अब मान लो हमने आज सेक्स किया, आज उसका 10वां दिन है, आज किसी महिला का 10वां दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आज हमने सेक्स किया, स्पर्म जाएगा तो वो यहाँ पे अंडा ढूंढेगा, अंडा मिलेगा नहीं। अंडा कब बनेगा? 14वें दिन। हमारा स्पर्म कितने दिन तक जीवित रह सकता है? सिर्फ 2 दिन तक। वो 10वें दिन रहेगा, 11वें दिन रहेगा, 12वें दिन भी रह सकता है, थोड़ा बहुत चांस रहा तो। लेकिन वो 13वें दिन मर जाएगा तो अंडा कब बनेगा? 14वें दिन। इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मतलब ओव्यूलेशन के या फिर अंडा बनने के 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद सेक्स नहीं करना चाहिए अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए। और अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप
अंडा बनने के 2 दिन पहले या फिर अंडा बनने के 2 दिन बाद सेक्स करिए, जिससे कि बच्चा बन जाएगा। जिससे कि अब मान लो कि अब होता क्या है, जनरली होता ये है कि हमारी बॉडी में से सेक्स किया, सेक्स जैसे ही हम करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों आपस में कांटेक्ट होते हैं। जब मेल फीमेल कांटेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी से स्पर्म निकल कर कहाँ जाते हैं, वेजाइना में। कहाँ जाते हैं, वेजाइना में। यहाँ पे आ जाते हैं स्पर्म। अब देखिए हमारा स्पर्म नॉर्मली होता तो इस प्रकार से, हमारे जो स्पर्म की वो इस प्रकार से और ऐसे पूंछ होती है इसके, इस प्रकार का होता है। इसको हेड बोलते हैं, इसको पूंछ बोलते हैं। ये जो टेल है ये इसके फ्लो में काम करती है। किस में काम करती है, फ्लो में काम करती है, मतलब इसको आगे ढकेलने में काम, इसके मूवमेंट में काम करती है। ये नॉर्मल है, ठीक है। अब हमारा जब हम सेक्स करते हैं तो हमारे अंदर सेक्स है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्पर्म। ऐसे स्पर्म आता है।